हेलो गाइस। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था मून केव के सामने जिंग्यू और जाओफैन के बीच खतरनाक फाइट चल रही थी। पहले तो उस फाइट में उन दोनों में से कोई भी एक दूसरे पर हावी नहीं हो पा रहा था, लेकिन अंत में जाओफैन जिंग्यू पर हावी होने में कामयाब रहता है। वो अभी के लिए जिंग्यू को कड़ी टक्कर दे रहा था और अपने हमलों से उसे कई कदम पीछे ढकेल देता था। इस बात से जिंग्यू काफ़ी ज़्यादा शॉक में था। उसे ये बात पच नहीं रही थी कि जाओफैन वो लड़का जिसे वो हमेशा से हराता आया था, जिसे उससे कम रिसोर्सेस मिले थे, जिसे उससे कम अच्छी ट्रेनिंग मिली थी, आज वो लड़का उसे हरा रहा है। भले ही वो जाओफैन को अपने भाई जैसा मानता था, पर हमेशा से उसके मन में जाओफैन के साथ कंपटीशन करने की इच्छा थी। अब आगे जिंग्यू जाओफैन पर कई और हमले करता है, लेकिन जाओफैन आसानी से उन सभी हमलों को काउंटर कर देता है और जिंग्यू को कई कदम पीछे ढकेल देता है। जिंग्यू बड़ी मुश्किल से खुद को संभालता है और एक गहरी सांस लेता है। वो और जाओफैन एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे और एक दूसरे को ही घूर रहे थे। जाओफैन अभी के लिए अपने पूरे पोटेंशियल का यूज नहीं कर पा रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। तभी अचानक से वो ऊपर देखता है और चौंक जाता है, क्योंकि उनके ऊपर आसमान में अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन दिखाई पड़ रही थी, जिसने बहुत ही पावरफुल पर्पल एनर्जी को अपने अंदर से बाहर फेंका था। और वो पर्पल एनर्जी अभी के लिए उनके चारों तरफ घूम रही थी। जाओफैन को धीरे धीरे समझ आने लगता है यही पर्पल एनर्जी उसकी पावर को दबा रही है। जाओफैन के पास दो तरह की प्योर एनर्जी थी, दो तरह के प्योर कल्टीवेशन मेथड थे, जिनमें से एक था टियानिन टेम्पल का कल्टीवेशन मेथड और दूसरा था क्विंगून सेट का कल्टीवेशन मेथड। अगर जाओफैन के पास सिर्फ ये दोनों कल्टीवेशन मेथड होते तो जाओफैन पर कभी भी सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन का असर नहीं होता। पर जाओफैन के पास एक तीसरा कल्टीवेशन मेथड भी था और वो था घोस्ट किंग सेट का कल्टीवेशन मेथड। घोस्ट किंग सेट का कल्टीवेशन मेथड एक तरह का इविल कल्टीवेशन मेथड था। ऐसे में सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन जब भी उसकी पावर को सेंस करती थी, वो उसकी पावर को दबाना शुरू कर देती थी। इसलिए जाओफैन अभी के लिए चाहकर भी अपने पूरे पोटेंशियल का यूज़ नहीं कर पा रहा था। जाओफैन अभी खुद से बातें कर ही रहा था, तभी अचानक से जिंग्यू दोबारा से उस पर हमला कर देता है। पर अब जाओफैन गुस्से में जिंग्यू को घूरता है और जल्दी से अपने ईविल स्टिक को घुमाता है। जैसे ही वो ऐसा करता है, उसकी ईविल स्टिक से बहुत ही पावरफुल डेमनिक ऑरा निकलता है, जो जिंग्यू को कई कदम पीछे फेंक देता है। जाओफैन सोच में पड़ जाता है अब उसे क्या करना चाहिए। थोड़ी देर तक सोचने के बाद वो डिसाइड करता है कि अब वो और इस जगह पर नहीं रुकेगा। अब वो जल्दी से घोस्ट किंग सेट लौट कर जाएगा, क्योंकि उसे अपने सफ़र पर निकले सच में काफ़ी ज़्यादा समय हो गया था। ऐसे में अभी के लिए उसे बियाओ की चिंता भी हो रही थी। सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन को देखकर उसे बियाओ की याद आ गई थी। ऐसे में अभी के लिए वो बियाओ के पास लौटना चाहता था। यही सोच जाओफैन वहाँ से जाने लगता है। अभी वो वहाँ से जा ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे अपने पीछे कुछ फील होता है। जाओफैन जल्दी से पीछे मुड़कर देखता है और उसकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। उसके पीछे अभी के लिए एक लड़की खड़ी हुई थी, जो उसे ही देख रही थी। इस लड़की ने सफ़ेद रंग के कपड़े पहन रखे थे और इस लड़की के चेहरे पर अजीब से एक्सप्रेशन थे, जैसे कि वो जाओफैन को देखकर खुश भी थी और नाराज़ भी। वो लड़की चौंक कर कहती है, तो ये तुम ही हो। अभी के लिए वो लड़की काफ़ी ज़्यादा खुश लग रही थी। अचानक से उस लड़की की आंखों से दो आंसू की बूंदें निकलती हैं, जो उसके गालों से होते हुए नीचे गिर जाती हैं। ये लड़की, जो कभी किसी के सामने अपने इमोशन शो नहीं करती थी, आज काफ़ी ज़्यादा इमोशनल लग रही थी। जाओफैन को देखकर वो काफ़ी ज़्यादा खुश थी। उस लड़की को देखकर जाओफैन भी चौंक गया था। उसने दोबारा से उस लड़की से मिलने का कभी सोचा नहीं था, पर आज वो दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए थे। जाओफैन वहाँ से जा रहा था, लेकिन उस लड़की को देखकर वो अपनी जगह पर ही जम गया था। तभी अचानक से सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन की एनर्जी उस पर हावी होने लगती है। अचानक से उसे फील होता है जैसे कि वो एक इल्यूजन में फंस चुका हो। तभी उसे फील होता है कि पावरफुल हमला तेजी से उसकी तरफ बढ़ रहा है। अचानक से जब जाओफैन उस हमले को अपनी तरफ बढ़ता हुआ देखता है, तो वो उसका सामना करने जाता है, लेकिन जाओफैन उस हमले का सामना नहीं कर पाता है और वो हमला उस पर हावी होने लगता है। लेकिन तभी अचानक से एक लड़की बीच में आकर उस हमले को अपने ऊपर ले लेती है और जाओफैन को पीछे ढकेलकर
उसे उस हमले से बचा लेती है। जाओफेन जल्दी से उस लड़की को देखता है और चौंक जाता है। वो जल्दी से चीख कर कहता है, नहीं बियाओ, तुम दोबारा से मेरे लिए अपनी जान खतरे में नहीं डाल सकती हो। जाओफेन ने अभी के लिए कहा ही था, तभी अचानक से उसे एक झटका लगता है और वो दोबारा से अपने रियल वर्ल्ड में लौट आता है। तभी उसकी नज़रें अपने सामने पड़ती हैं। उसके सामने अभी के लिए एक लड़की खड़ी हुई थी, जो कोई और नहीं बल्कि लू थी। लू के हाथ में उसकी स्वॉर्ड थी और उसने अपनी स्वॉर्ड से एक हमले को ब्लॉक कर रखा था। ये हमला ड्रैगन स्वॉर्ड का हमला था। जिंगयू ने जाओफेन पर हमला कर दिया था, लेकिन लू ने बीच में आकर उस हमले को रोक दिया था। लू को ऐसा करता देख जाओफेन अजीब से असमंजस में फंस चुका था। इधर जब जिंगयू देखता है कि लू उसके हमले को रोक रही है और जाओफेन को बचाने की कोशिश कर रही है, तो गुस्से में कहता है, लू, आखिर तुम्हें हो क्या गया है? तुम्हें समझ आ रहा है तुम क्या कर रही हो? आखिर तुम इसे बचाने की कोशिश क्यों कर रही हो? अचानक से जिंगयू की बात सुनकर लू होश में आती है, लेकिन वो जल्दी से जिंगयू को पीछे ढकेलती है और जल्दी से पीछे मुड़कर जाओफेन का हाथ पकड़ लेती है। जाओफेन का हाथ पकड़कर वो कहती है, पागल तो मैं आज से कुछ सालों पहले ही हो गई थी। पता नहीं इतने सालों से मैंने खुद को कैसे संभाल रखा था। लू अभी के लिए हद से ज़्यादा इमोशनल लग रही थी। वो सच में जाओफेन को बहुत ज़्यादा चाहती थी, लेकिन किस्मत ने उन दोनों को बहुत दूर कर दिया था। उसे भी कोई ऐसा चाहिए था जिसके साथ रहकर वो अपनी ज़िंदगी गुजार सके, जिसकी बाहों में रोकर वो अपना गम मिटा सके। और आज से 10 सालों पहले शायद उसे वो इंसान मिल भी जाता, पर किस्मत ने उन लोगों को अब इतना दूर कर दिया था कि वो चाहकर भी साथ नहीं आ सकते थे। वो तीनों अभी के लिए अजीब सी सिचुएशन में फंस चुके थे और अपने अपने ख्यालों के साथ अपने अपने दुनिया में खो चुके थे। पर तभी अचानक से वो माउंटेन जिस पर ये तीनों खड़े थे वो ज़ोर ज़ोर से हिलने लगता है। अचानक से सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन बहुत ही तेज़ी से पर्पल एनर्जी एब्जॉर्ब करने लगती है। इस वजह से माउंटेन तेज़ी से हिलने लगा था। अचानक से इस बदलाव से वो तीनों चौंक जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आ रहा था आखिर ये सब क्या हो रहा है। इधर अभी के लिए ग्रैंड मास्टर के हाथों में मौजूद स्वॉर्ड बहुत ही ज़्यादा बड़ी हो गई थी। उसमें लगातार एनर्जी समाती जा रही थी, जिस वजह से उसकी पावर लगातार बढ़ती जा रही थी। बीस्ट गॉड अभी के लिए गौर से उसे देख रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई भी चिंता के निशान नहीं दिख रहे थे। अचानक से ग्रैंड मास्टर फाइनली अपना काफ़ी सारा ब्लड उस फॉर्मेशन के अंदर डालते हैं, जिससे उसकी पावर और ज़्यादा बढ़ जाती है। अचानक से सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन के अंदर से वाइट कलर की एक लाइट निकलती है, जो जैसे ही जाकर ग्रैंड मास्टर के हाथ में मौजूद स्वॉर्ड में समाती है, उसकी पावर कई गुना ज़्यादा बढ़ जाती है। अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड अपने फुल पोटेंशियल पर आ गई थी। ग्रैंड मास्टर इविल बीस्ट गॉड को देखते हैं, जिसके बाद वो इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपने हाथ में लेकर तेज़ी से इविल बीस्ट गॉड पर हमला करने के लिए जाने लगते हैं। तो जोर से चीखते हैं, बुराई कभी अच्छाई के सामने नहीं जीत सकती है, और आज मैं तुम्हें हराकर पूरी दुनिया को ये साबित करके दिखा भी दूंगा। ये कहकर वो तेज़ी से अपने हाथ में मौजूद स्वॉर्ड से इविल बीस्ट गॉड की तरफ बढ़ने लगते हैं। इविल बीस्ट गॉड जब इतनी बड़ी स्वॉर्ड को अपनी तरफ बढ़ते हुए देखता है, तो भी उसके चेहरे पर हल्की से भी परेशानी नहीं दिखाई पड़ती है। वो काफ़ी देर तक बस उस स्वॉर्ड को देखता रहता है, और जैसे ही वो स्वॉर्ड उसकी छाती के पास पहुंचती है, अचानक से वो अपने सभी हाथों से सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पकड़ लेता है। सेलेस्टियल स्वॉर्ड को उसने पकड़ लिया था। अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसकी छाती से कुछ इंचेस दूर थी। उसके चेहरे पर अभी के लिए खतरनाक स्माइल थी। उसके हाथों से डार्क कलर की एनर्जी निकल रही थी, जिसने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पूरी तरह से जकड़ लिया था। लेकिन तभी अचानक से सेलेस्टियल स्वॉर्ड से एक वाइट कलर की लाइट निकलती है, जो इस डार्क एनर्जी को दबाने लगती है। अचानक से इविल बीस्ट गॉड की पावर कम होने लगती है, और तभी अचानक से सेलेस्टियल स्वॉर्ड की स्पीड बढ़ती है और सेलेस्टियल स्वॉर्ड उसकी छाती में घुस जाती है। सेलेस्टियल स्वॉर्ड को इविल बीस्ट गॉड की छाती में घुसा हुआ देखकर सभी लोग खुश हो जाते हैं। अब उन्हें लगने लगा था कि वो सब जीतने वाले हैं, लेकिन तभी अचानक से इविल बीस्ट गॉड अपनी पावर बढ़ा देता है। काफ़ी सारी डार्क एनर्जी आकर सेलेस्टियल स्वॉर्ड को कवर कर लेती है, और फाइनली इविल बीस्ट गॉड उस बड़ी सी स्वॉर्ड को अपनी छाती से निकाल देता है। पर तभी सेलेस्टियल स्वॉर्ड से वाइट नाइट निकलती है,
जो इविल बीस्ट गॉड की पावर को कम करने लगती है। अचानक से उसका साइज धीरे धीरे कम होने लगता है। ये देख सभी राहत की सांस लेते हैं। पर एक चीज़ जो अभी के लिए किसी की नज़र में नहीं आई थी वो ये थी कि जैसे जैसे इविल बीस्ट गॉड का साइज कम होते जा रहा था वैसे वैसे सेलेस्टियल स्वॉर्ड का भी साइज कम होते जा रहा था। कुछ ही पलों में इविल बीस्ट गॉड अपने नॉर्मल साइज में आ जाता है। अभी भी उसने सेलेस्टियल स्वॉर्ड को अपनी छाती के सामने पकड़ रखा था। सेलेस्टियल स्वॉर्ड भी अपने नॉर्मल साइज में आ गई थी। तभी अचानक से इविल बीस्ट गॉड को कुछ फील होता है। वो इससे पहले कि खुद को संभाल पाता, अचानक से एक बड़ी सी स्वॉर्ड आती है जो सीधा उसकी छाती से आर पार हो जाती है। इविल बीस्ट गॉड हमला करने वाले को देखता है। ये हमला किसी और ने नहीं, ग्रैंड मास्टर ने किया था। ग्रैंड मास्टर ने अभी के लिए सेलेस्टियल स्वॉर्ड से उसकी छाती पर हमला कर दिया था। लेकिन इतना खतरनाक हमला लगने के बावजूद इविल बीस्ट गॉड के चेहरे पर कोई परेशानी नहीं आती है। वो तो उल्टा ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है। इविल बीस्ट गॉड को हंसते हुए देख सभी लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर इतना बुरी तरह से घायल होने के बाद भी ये इविल बीस्ट गॉड हंस कैसे सकता है। ग्रैंड मास्टर जल्दी से दोबारा से सेलेस्टियल स्वॉर्ड को पकड़ लेते हैं और उससे इविल बीस्ट गॉड पर हमला कर देते हैं। लेकिन इविल बीस्ट गॉड दोबारा से सेलेस्टियल स्वॉर्ड को अपने हाथों से पकड़ लेता है। ये देखकर ग्रैंड मास्टर अपनी एनर्जी से इविल बीस्ट गॉड पर हमला करते हैं। लेकिन इविल बीस्ट गॉड अपने डार्क एनर्जी से सेलेस्टियल स्वॉर्ड के हमले को रोक देता है। ग्रैंड मास्टर के चेहरे पर परेशानी दिखने लगती है। अभी के लिए उनकी पावर काफ़ी ज़्यादा कम हो चुकी थी और अभी के लिए वो इविल बीस्ट गॉड के भी काफ़ी ज़्यादा करीब थे। ऐसे में वो थोड़ा परेशान दिखाई पड़ रहे थे। इविल बीस्ट गॉड ज़ोर ज़ोर से हंसने लगता है और हंसते हुए कहता है, इंसान तुम सच में बहुत ज़्यादा पावरफुल हो। मैं तुम्हारी इस हिम्मत और तुम्हारी इस पावर को एडमायर करता हूँ। लेकिन अब चलो, फाइट ख़त्म करने का वक्त आ चुका है। ये कहकर इविल बीस्ट गॉड जल्दी से अपने डार्क एनर्जी से सीधा ग्रैंड मास्टर की छाती पर हमला कर देता है। जैसे ही वो हमला ग्रैंड मास्टर को लगता है, अचानक से उनकी छाती में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है। ग्रैंड मास्टर जो पिछले काफ़ी समय से किसी देवता की तरह लग रहे थे, उनकी पावर अब धीरे धीरे कम होने लगी थी। अचानक से ही उनकी पावर लगभग पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। वो खुद को संभाल नहीं पाते हैं और ज़मीन की तरफ गिरने लगते हैं। आसमान में हुए अचानक से इस बदलाव ने सभी को चौंका दिया था। किसी को भी अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। कोई भी ये भरोसा नहीं कर पा रहा था कि इविल बीस्ट गॉड सेलेस्टियल स्वॉर्ड के हमले को भी झेल गया है। उल्टा उसने तो अब ग्रैंड मास्टर को भी बुरी तरह से घायल कर दिया है। इविल बीस्ट गॉड आसमान में खड़ा था। वो घायल लग रहा था, लेकिन उसकी हालत ग्रैंड मास्टर से बहुत ज़्यादा अच्छी थी। वहीं ग्रैंड मास्टर अभी के लिए किसी कटी पतंग की तरह आसमान से नीचे गिर रहे थे। उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें अब बंद हो चुकी हैं। उनके सर में और उनकी पूरी बॉडी पर कई सारे घाव हो चुके थे, जिनसे लगातार खून निकले जा रहा था। ऐसे में सभी को लगने लगा था कि शायद अब ग्रैंड मास्टर मर चुके हैं। और ग्रैंड मास्टर के मरने के साथ साथ आज उन लोगों की मौत का दिन भी आ चुका है, क्योंकि जैसे ही ग्रैंड मास्टर मारे जाते फिर उन्हें बचाने वाला भी कोई नहीं बचता। सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन उनकी आखिरी उम्मीद थी, पर अब वो भी तबाह हो चुकी थी, वो भी डिस्ट्रॉय हो चुकी थी। इविल बीस्ट गॉड ने उसको भी ख़त्म कर दिया था। ऐसे में आखिर अब उन्हें अपने जीने की कोई दूसरी उम्मीद दिखाई ही नहीं पड़ रही थी। सभी परेशान थे, किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब उन्हें क्या करना चाहिए। वो अगर साथ मिलकर भी इविल बीस्ट गॉड से फाइट कर पाते तो भी वो इविल बीस्ट गॉड को नहीं हरा पाते, क्योंकि उनके साथ मिलने से भी जो पावर तैयार होती वो पावर सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन के सामने कुछ नहीं होती। और जब सेलेस्टियल स्वॉर्ड फॉर्मेशन ही नहीं टिक पाई थी तो ऐसे में वो लोग भी कहाँ टिक पाते। और अब इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है।